मोहब्बत 5 दिसंबर से जुमेरात शब 8 बजे। जी कहिए। क्या बात है भाई, मुझसे खफा हो? खफा? हमारी क्या मजाल, आप तो माई बाप हो। आज एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर का एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। आंटी, मैं इस घर की बहू, नौकरानी नहीं। बस नहीं, आप नाम करें, आपको नाम की जरूरत है। ये उसका और मेरा मामला है और मैंने माफ कर दिया। मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैंने माफ कर दिया। अगर मैंने उसे माफ नहीं किया, अब ना ही करूंगा। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? वो ईसा की सौतेली माँ है? सौतेली माँ? क्या जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। रिफत तो जान निछावर करती है ईसा पर, और ईसा भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगर ये रिश्ता सौतेला होता तो कहीं ना कहीं से कोई झलक तो नजर आती। बाबा, आंटी बहुत ज्यादा शातिर हैं। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि वो किस किस तरह की चालें चलती रहती और उन्होंने किस किस तरह से ईसा को अपने काबू में किया हुआ। लेकिन बेटा, वो ऐसा क्यों करेंगी? ईसा के अलावा भी उनकी औलाद है और वो सब पे ईसा को क्यों तरजीह देंगी? ताकि आंटी ईसा की सारी दौलत पर कब्जा कर सके। ईसा की दौलत? बेटा, सारी दौलत ईसा की कैसे हो सकती है? वो जितनी भी दौलत जायदाद होती है, वो अगर बाप के नाम है तो बाप के बाद वो फिर सारी औलाद में शरई तौर पर तकसीम होती है। बाबा, यही तो बात अहम है कि जो सारी दौलत है वो ईसा के अब्बू की नहीं है। क्या? वो दौलत ईसा के अब्बू की नहीं है तो फिर किसकी है? ईसा के नाना की। ईसा के नाना ने अपनी दौलत का वारिस जो था वो ईसा को बनाया था। ईसा के बाबा जो थे वो बस बिजनेस को चलाते थे, उनका कुछ भी नहीं था। ईसा ने शुरू से अपने बहन भाइयों को संभाला है, उन्हें जो चाहिए हमेशा से ईसा ने दिया है। लेकिन सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी, सबका मालिक ईसा ही है। और सच पूछे तो अगर बिजनेस ने तरक्की किया तो वो भी ईसा की वजह से ही किया। आंटी के दोनों बेटे तो नालायक है। अरबाज वैसे मुल्क से बाहर चला गया है, आरिस कुछ करता ही नहीं, सिर्फ रस्मी तौर पर ऑफिस जाता है। अब आंटी को ये परेशानी है कि दोनों बेटे तो बिजनेस संभालते नहीं है, बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ईसा उसमें से कुछ भी नहीं देगा उन दोनों को। तो जाहिर सी बात है, जब बेटों को कुछ नहीं मिलेगा तो सारी प्रॉपर्टी ईसा की, उसकी बीवी और उसके बच्चे की होगी। आंटी ये सब कुछ नहीं चाहती कि वो सब कुछ मुझे मिले या मेरी औलाद को मिले, इसलिए आंटी मुझसे नफरत करती, इसलिए वो तरह तरह की चालें चलती रहती है। इसी वजह से उन्होंने मुझे उस घर से बाहर निकाला।
मुझे हर हाल में ईसा की जिंदगी से भी बाहर निकालना चाहती है। सबाहत, ये तुमने क्या किया? मैं क्या समझता था तुम्हें और तुम क्या निकली? मेरी मां, जिसके आगे कभी मैंने सर नहीं उठाया, हमेशा उसके कदमों में बैठा, तुमने उसकी तौहीन की, उस पर हाथ उठाया। मैं सब के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर वो है कहां? लैपटॉप भी नहीं है, इसका मतलब है वो घर में नहीं है। फिर कहां गई है? खस कम जहां पाक। कोई जहां पाक नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि वो इधर है या चली गई। इतनी बेइज्जती के बाद कौन रुकता है अम्मी? जिस तरह से जलील करके भैया ने उसको इस कमरे से निकाला था ना, घर से भी निकाल ही दिया होगा। तुम्हें पता नहीं, बहुत ठीक है वो भाई, बहुत ठीक है। वैसे अम्मी, इसे हर हाल में इस घर से चले जाना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त कैसे पता चले वो है या चली गई? अरे क्या वो चली गई? मैं तो गुस्से में था, मगर वो तो सीरियस ही हो गई। सामान समेत घर छोड़कर चली गई। यानी उसे मुझसे या इस घर से कोई लगाव नहीं है। यहां से जाने का बहाना चाहिए था। तो
तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या क्या सोच के आया था आज मैं घर, और क्या हो गया। आज तो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और तुमने आज ही मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। कहाँ गए थे? कमरे का दरवाजा तो बंद है, स्टाफ में से किसी को पता नहीं, लेकिन शगुफ्ता ने ये बताया है कि खाने के लिए आए नहीं, भैया और सबात। हो सकता है बीवी को मनाने के लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया। आप एक काम करें, भैया को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाएं, मैं जाकर उनके कमरे में देख लेता हूँ। कैसे बुलाऊं? थोड़ी देर पहले तो क्या दवाई देके और कहकर गया कि आप आराम करें। बस फिर सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। कहीं अगर वो ना गई ना, आपको फिर से कोई ड्रामा करके उसे रास्ते से हटाना है हर हाल में। तुम कभी मेरे लिए आसमान का चांद थे ईसा, जिसे हथेली में सजाना मेरी आरज़ू थी। लेकिन आज वो चांद मेरी हथेली में आके बहता हुआ सूरज बन गया, जिसने मेरे पूरे वजूद को झुलसा दिया। तुम्हारे चेहरे की जिस मासूमियत ने मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था, वो तो बस एक दिखावा था। तुमने इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़ पाल रखा था सबात। सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमने अपने ऊपर सादगी और मासूमियत का एक खोल चढ़ा रखा था। हो गई रेज़ा रेज़ा। मुझे पक्का यकीन है कि वो अब यहाँ नहीं आएगी, और अगर आई होगी तो मेरे पास ऐसा प्लान है कि ईसा हाथ पकड़कर उसको खुद घर छोड़कर आएगा। देख लीजिए। पुप्पो, ये देखें, मैंने आपके लिए गाजर का फ्रेश जूस निकाला है। आपको चोट लगी है ना, इससे फायदा होगा। वाह भाई, निक्को तो बड़ी समझदार है। मैं समझदार हूँ पुप्पो, ये तो अम्मा है जो हर वक्त मुझे नासमझ और जाहिल कहती रहती हैं। जाहिल तो तुम नहीं हो, इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर रही हो, इंग्लिश सीख रही हो, जाहिल तो नहीं है। जी फूफो, मगर ये बात अम्मा समझे तब ना। समझ जाएगी। अच्छा, ज्यादा बातें भगाने की जरूरत नहीं है। डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगाओ, ईसा बेटे को ऑफिस जाना। जाओ नाश्ता लगाओ, ईसा आने वाला होगा। जी फूफो, मैं भी लगवाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो? अरे बेटा, तुम जैसा अगर खिदमत गुजार बेटा हो ना माँ के पास, तो कुछ हो सकता है।
चले मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करके जाओ। ऑफिस में कर लूंगी, अभी थोड़ा लेट हो रहा। तुम सबाहत को कहते वो तुम्हें नाश्ता दे देती। वो नहीं है। नहीं है? अच्छा चलो मैं उसे फोन करती हूँ। हरगिज़ नहीं, कोई भी उसे राब्ता नहीं करेगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। सबाहत, सबाहत बेटा, बेटा नाश्ता ठीक से करो। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। सदमा बहुत गहरा है उसका, वक्त लगेगा संभलने। लेकिन अगर खाना पीना छोड़ दिया तो कैसे चलेगा? तुम फिक्र ना करो ज़ैनब, दोपहर को उसे समझा के मैं खिला दूंगा। फिर वक्त उसे उसके हाल पे छोड़ दो, और अगर वो कुछ नहीं भी खाती तो कोशिश करो कि जूस ले ले, दूध ले ले। मेरी बच्ची की खुशियों को नजर लग गई है किसी की, वरना मैं सोच भी नहीं सकती ईसा जैसा नेक बच्चा सबाहत के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ज़ैनब, साबित कदमी से गुजर जाओ इससे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने जरूर सबाहत के लिए कुछ बेहतर सोच के रखा होगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि रिफत ऐसी होगी। जाहिर तो वो बहुत नरम मिजाज, सुलझी हुई, समझदार लगती है। कई बार बरसों की रफाकत के बावजूद इंसान अगले को नहीं पहचान पाता। ये तो फिर एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, इसमें हम कैसे पहचानते? और वैसे भी किसी के दिल में क्या है वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह कोई बेहतरी का रास्ता निकाल के मेरी बच्ची का घर बसा है। आमीन। हाँ, नाश्ता करें। ये देख लीजिएगा, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है ना? थैंक्स। जी आइए। तबीयत तो ठीक है बेटा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज लंच में भी नहीं थे? नहीं, मुझे भूख नहीं थी। साइड पर पेमेंट भिजवा दीजिएगा। कल तो बेटा नहीं होगा और अकाउंट में पैसे भी नहीं है। पार्टी ने इस बार बहुत लेट पेमेंट की है और आज ही चेक मिला है। तो बैंक टाइमिंग भी खत्म हो चुके हैं। कल जरूर डिपॉजिट करवा दीजिए ताकि परसों पेमेंट हो जाए। परसों पेमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। मजदूरों की पेमेंट्स नहीं रुकनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं जरूरत में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर ये पहली बार हुआ है। हमेशा पेमेंट वक्त पर ही होती। और सबाहत ने अभी तक वो फाइल नहीं भिजवाई क्योंकि कल सबमिट कराना था। वो एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैके चली गई थी।
तो बेटा मालूम कर लो, अगर वो नहीं कर सकती तो मैं कर लूंगा। वो हमारे करंट प्रोजेक्ट की फाइल है। और अगले माह का सारा शेड्यूल उसी के मुताबिक तय करना है। अब ऐसा करें, आप सबात से खुद ही पूछ लें फोन करके। जी बेहतर, ठीक है, मैं कर लेता हूं। बहुत अच्छी तब्दीली आई है इसमें। अब मेरे घर की बहू बनने के लायक है अब ये। फूफो चीनी कितनी डालूं? चीनी नहीं, नहीं बस ऐसे दे। ये नहीं। नगीना, एक कप चाय मुझे भी दे देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? सुबह से साइट पर था मैं, थकन से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। अब इतनी हिम्मत नहीं थी मैं दोबारा ऑफिस जाता। तो फिर चला लिया तुमने बिजनेस। अगर इस तरह थकते रहे तो अकेले सर पे पड़ेगी तो क्या करोगे? फूफो, जब इंसान के सर पर पड़ती है ना, वो सब कर लेता है। चीनी कितनी डालूं? वाह नगीना, तो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हो। अभी आपने देखी कहाँ है मेरी समझदारी, रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगा। चाय। वो कोई और काम नहीं? लो। कैसी लगी तुम्हें? कौन? जिसे इतना गौर से देख रहे थे। अरे अम्मी, मैं तो बस वैसे ही। मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या? तुम्हारी शादी का। यहाँ मेरी शादी का जिक्र कहां से आ गया? तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर एमी आ गई बीच में। तुमने अपनी जिद का नतीजा देख लिया। अब लड़की का इंतखाब मैं करूंगी, और मेरा ख्याल है नगीना से बेहतर हमें लड़की नहीं मिलेगी। नगीना? क्या हो गया अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा और नगीना का क्या मैच है? हम दोनों की क्लास कितनी डिफरेंट है। हाँ, तो अपने क्लास की लड़की को देख लिया तुमने, आजमा लिया। अगर वैसी लड़की से शादी करोगे तो हमेशा उसकी माननी पड़ेगी, अपनी नहीं मनवा सकोगे। मियां बीवी को एक दूसरे की बात माननी पड़ती है। जिस महाज पर हम लड़ रहे हैं ना आरिस, उसमें हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे साथ खड़ी हो, हमारी मदद करे। और अगर तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो इस घर के मसाइल से वाकिफ नहीं होगी, उसे तो एक एक बात बतानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि वो हमारा साथ देने के लिए राजी भी हो। इस तरह तो हमारे मसाइल बढ़ेंगे। इसे देखो, चंद महीनों में कितना फर्क आ गया इसमें। शादी के बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक से डाल सकते हो। अगर तुम बाहर से लड़की लाओगे तो सबाहत की मिसाल तुम्हारे सामने।
मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हारा दुख बांट सकती। कितनी नेक, साबिर, फर्मा बरदार है मेरी बच्ची। पता नहीं क्यों इसके साथ ऐसा हुआ। किस वक्त की फ्लाइट है बेटा? और यहाँ कब पहुंचेगी? अच्छा चलो, खैरियत से आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। सरमद का फोन था, कह रहा था उसने सीट कंफर्म करवा ली है और परसों इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। सबाहत के बारे में हम उसे क्या बताएंगे? वही जो सबाहत कहेगी। छुपाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी बात पोशीदा तो नहीं रखी जा सकती। कितनी खुशी का मौका था। सबाहत ने सरमद के लिए जो ख्वाब देखा पूरा हो गया। अब ये खुशी भी खुशी नहीं लग रही। देखो, सबाहत के सामने इस तरह की कोई बात मत करना। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे सरमद के आने के बारे में बताना। उसको अभी भी उतनी ही खुशी होगी क्योंकि ये उसी का ख्वाब था। मेरी बच्ची ने कभी अपनी खुशी को अहमियत नहीं दी, कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। हमारे और सरमद के लिए फिक्र की। सरमद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कितनी तकलीफें उठाई। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी बेटी की नेकियों को रायगा नहीं जाने देगा। उसके यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह। मैं जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो और इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मगर मैं तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर दूंगी। अम्मी आए ना, बैठे। मेरा बेटा बहुत उदास है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं कल ही सबाहत के घर जाकर उसको मनाकर ले आती। नहीं मम्मी, आप हरगिज़ माने जी। खुद ही गई है तो खुद ही वापस आएगी। इस तरह कैसे चलेगा? अगर दोनों ही जिद पर अड़े रहे तो
किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ना। अगर ऐसी ही बात है तो उसे झुकना। और वो कभी नहीं झुकेगी, मैं जानती हूं। वो तो ना समझ है, तुम तो समझदार हो ना। भूल जाओ सब कुछ, माफ कर दो उसे, अपना घर खराब ना करो। सिर्फ मेरा ही तो घर नहीं है ना, उसका भी। वो भी ऐसे सोच सकते। मैं तो हैरान हूं ज़ैनब और रफीक भाई पर। कम से कम फोन कर कर मामला ही पूछ लेते कि क्या हुआ है, या फिर समझा बुझाकर घर ही भेज देते। अगर उन्हें परवाह नहीं है तो आप भी परवाह ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहे अपने माँ बाप के घर ही हमेशा के लिए। यही तो मैं चाहती हूँ। ये निगो, तू सच कह रही है? हाँ ना अम्मा, मैंने अपने कानों से सुना है। देखा सिराज, मैं ना कहती थी कि निगो को इस घर की बहू बना के ही मैं दम लूंगी। कासू, तेरी जबान कितनी काली है, जो कहती हो जाता है। तुम लोग आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। निको के बाद अब शकील को इस घर का दामाद बनाऊंगी मैं। कासू, तेरी बात हजम नहीं होती। निको तक तो ठीक है, लेकिन शकील का इस घर का दामाद बनना लगता नहीं। हाँ अम्मा, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फूफो कभी शकील को अपना दामाद नहीं बनाएगी और ना ही वो अरीशा मानेगी। भाई डॉक्टर है वो, बाहर से पढ़कर आई है, उसे भला लड़कों की कमी है जो तुम्हारे निकम्मे बेटे से शादी करेगी? हाँ, तू तो बड़ी आलिम फाजिल है ना। चुप कर जा और बैठ के बस तुम लोग तमाशा देखो। छोड़ दो बेटा, वो तो ना समझ है, तुम तो समझदार हो ना। भूल जाओ सब कुछ, माफ कर दो उसे, अपना घर खराब ना करो। मैं तो हैरान हूं ज़ैनब और रफीक भाई पर। कम से कम फोन कर कर मामला ही पूछ लेते कि क्या हुआ है, या फिर समझा बुझाकर घर ही भेज देते। अगर उन्हें परवाह नहीं है तो आप भी परवाह ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहे अपने माँ बाप के घर ही हमेशा के लिए। क्या तुम्हें वाकई परवाह नहीं? ईसा सबाहत तुम्हारी पहली मोहब्बत है, जिसे हासिल करना कभी तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी थी।